अब आप सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसने जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए, उन्हें पूरा करने में असफल रहे। पार्टी के मुखिया पर शराब घोटाले का आरोप लगा, जेल गए, कई बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। वो आज आरएसएस और बीजेपी से किस मुंह से सवाल कर रहे हैं? ईमानदारी और परिवर्तन की बात करने वाले तीनों लोग शराब घोटाले में हवालात की हवा खा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। मित्रों, शराब घोटाले से पहले भी कई अवसर पर केजरीवाल अपनी बात और अपनी विचार से पलटी मारते रहे। उन्होंने कहा कि वे दूसरे नेताओं की तरह गाड़ी नहीं लेंगे, अपनी पुरानी वैगनार गाड़ी से चलेंगे। वैगनार कहाँ गई कोई नहीं जानता। अभी कोई लग्जरी गाड़ी आ गई है उनके पास। जेब में 7 रुपए का रिनॉल्ड्स पेन टांग कर घूमने वाले केजरीवाल का टॉयलेट आम नहीं, स्मार्ट टॉयलेट है। ये है वो सीट, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और इसे चलाने के लिए बकायदा रिमोट दिया हुआ है भाई, ताकि सीट एडजस्टमेंट हो सके। ये देख रहे हैं, रिमोट है। इसके अलावा सीट का टेम्परेचर, पानी की सप्लाई। मित्रों, आपको पता है केजरीवाल अपने घर पर करोड़ों रुपए कब खर्च कर रहे थे? जब देश में लोग कोरोना का प्रकोप झेल रहे थे, कोरोना की वजह से मर रहे थे। मुफ्त बिजली का वादा करके बिजली काट दी, मुफ्त पानी का वादा किया तो पानी गायब हो गया। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हो गए, उसमें भी इनके पार्टी के नेता का नाम आया। आम आदमी पार्टी का एक अन्य नेता अमानतुल्लाह खान भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में। लोकतंत्र के लिए क्या सही नहीं है पता है केजरीवाल जी? एक सिटिंग सीएम जो कल तक स्वयं को कट्टर ईमानदार कहता फिरता था, उस पर दारू घोटाले के मुख्य आरोपितों में से एक होने का आरोप लगाया जाता है। न केवल आरोप लगाया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह सीएम रहते हुए जेल चला जाता है। यानी एक सीएम का भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले जाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है। कह रहे हैं भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करा लिया गया, लेकिन सबसे अधिक भ्रष्टाचारी तो आपके नेता है। कुछ जमानत पर हैं, कुछ जेल में हैं। इनका तीसरा सवाल बहुत मजेदार है। कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई। आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन के कोख से पैदा हुई थी। अन्ना तो कई बार कह चुके हैं कि वे आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। मुझे तो नहीं याद कि आंदोलन के बाद जब आप सीएम हो गए उसके बाद कभी अन्ना से मिलने भी गए होंगे। आपके लोकपाल का क्या हुआ जिसे लेकर आंदोलन कर रहे थे आप? जवाब देने के बदले सवाल पूछ रहे हैं, इसी को तो धूर्तता कहते हैं। यह बात तो आप पर भी लागू होती है। अन्ना आंदोलन आपके मां समान हुआ। अन्ना ने कहा कि राजनीति में मत जाओ, आप चले गए। तो आपने कभी पता करने की कोशिश की कि इससे अन्ना को दुख हुआ कि नहीं हुआ? रही बात आरएसएस और बीजेपी की, तो ये माँ और बेटे के बीच आप क्यों घुस रहे हैं? आप अपना घर देखिए, दारू सारू का मामला चल रहा है वहाँ। वो तो जेल जाने से पहले अपने वृद्ध माता पिता तक को घर से घसीट कर बाहर लाते हैं और वीडियो बनाकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजन झा और नए वीडियो में स्वागत है आपका। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 22 सितंबर को जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई। इसमें मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट शामिल हुई। इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमले किए। उन्होंने आरएसएस से भी 5 सवाल किए। हम उन 5 सवालों पर चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि केजरीवाल जनता को कितना मूर्ख समझते हैं। साथ ही यह भी अंदाज़ा लगाने का प्रयास करेंगे कि कोई व्यक्ति कितना धूर्त हो सकता है। उसके मापन के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा, जब अरविंद केजरीवाल एक राजनेता नहीं हुआ करते थे। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा में काम करते थे। यहीं काम करते हुए उन्होंने सामाजिक और जन सरोकार के मुद्दों पर भी ध्यान देना शुरू किया। यहीं से दिल्ली के नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर परिवर्तन नाम के आंदोलन की नींव रखी थी और फिर अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ गए। 5 अप्रैल 2011 को सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई थी। अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का बहुत खास चेहरा बन गए थे। देश में जन लोकपाल विधेयक को लागू कराने की मांग करते हुए अन्ना की सहमति से ही केजरीवाल ने ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप यानी IAC का गठन किया था। अन्ना हजारे जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे थे। अन्ना हजारे का यह आंदोलन 28 अगस्त तक चला। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी विशेष रूप से शामिल हुए थे। ईमानदारी और परिवर्तन की बात करने वाले तीनों लोग शराब घोटाले में हवालात की हवा खा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं। अन्ना हजारे अनशन कर रहे थे और मीडिया के समक्ष सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल आते थे। अन्ना के प्रमुख संदेशवाहक होने का उनको यह फायदा हुआ कि वो भी आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। पहले तो वे लगातार राजनीति में न आने की बात करते थे, आंदोलन को गैर राजनीतिक बतलाते रहते थे, लेकिन जब उनको इस बात का एहसास हो गया कि जनता इन पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है, तब इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखने की सोची। अब उनके टोन बदल गए।
अब कहने लगे कि सिस्टम को सुधारना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा। अन्ना अपनी बात पर कायम रहे, लेकिन केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा सर चढ़कर बोल रही थी और यहाँ से उनकी राहें अन्ना हजारे से अलग हो गईं और अरविंद केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को अपने राजनीतिक दल का गठन करने का ऐलान किया। पहले जिस आदमी ने राजनीति में न आने की कस्में खाई हों, अब वह आदमी राजनीतिक पार्टी बना चुका था। 24 नवंबर 2012 को उनके राजनीतिक संगठन का नाम आम आदमी पार्टी यानी आप रखा गया। उस समय उन्होंने एक बात कही थी, इस कुर्सी के साथ एक समस्या है, जो कोई भी इस पर बैठता है वह भ्रष्ट हो जाता है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। 2013 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। लोग कांग्रेस के शासन से ऊब चुके थे और भाजपा के पास चेहरा नहीं था। अन्ना आंदोलन और राजनीति बदल देने के नाम पर चुनाव में गई आम आदमी पार्टी को ठीक ठाक सफलता मिली। केजरीवाल ने 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भारी मतों से हराया। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन इतने सीटें मिल गईं कि सीएम की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठ गए। सीएम बनने के लिए केजरीवाल इतने उतावले थे कि आंदोलन में पानी पी पी कर जिस कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए कोसा था, उसी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली, पर लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 49 दिनों में कांग्रेस और आप का गठबंधन टूट गया। शीला दीक्षित को भारी मतों से हराने वाले केजरीवाल को लग रहा था कि वे सीएम नहीं बल्कि पीएम मटेरियल। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने सोचा यदि वे शीला दीक्षित को हरा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी को भी हरा सकते हैं, और अगर उन्होंने नरेंद्र मोदी को हरा दिया तो सीधे देश के पीएम बन सकते हैं। वे वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बुरी तरह हार गए, दिल्ली लौट आए। 2015 में पुनः दिल्ली विधानसभा के चुनाव कराए गए। आम आदमी पार्टी ने मध्यम वर्गीय परिवारों को टारगेट किया, मुफ्त की राजनीति शुरू की, बिजली का बिल माफ करने की बात कही। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत ली। पीएम बनने चले अरविंद केजरीवाल दोबारा दिल्ली के सीएम बन गए और 2020 में तीसरी बार सीएम बने। उनकी कथनी और करनी का अंतर बढ़ता गया। मीडिया पर जमकर पैसे खर्च किए गए। इतना रुपया दिया जाता कि आम आदमी पार्टी के बैकग्राउंड के सामने यदि कोई कुत्ता नजर आ जाए तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले उसको भी लाइव काट लेते थे। इसका फायदा उठाकर केजरीवाल लगातार अपनी कही बात से मुकरते गए, झूठ पर झूठ बोलते गए। बीजेपी के प्रवक्ता सवाल उठाते गए पर उनकी छवि खराब नहीं हो सकी। जब अच्छा समय चल रहा होता है तो आपके साथ खून माफ हो जाते हैं और बुरे समय में किसी और का इल्ज़ाम आपके सिर पर आ पड़ता है और आप स्वयं को बेगुनाह भी साबित नहीं कर पाते। केजरीवाल का समय अच्छा चल रहा था, पानी में हाथ डालते थे और वो दारू हो जाता था। तभी तो एक पर एक मुफ्त वाला स्कीम चलाया गया। मित्रों, शराब घोटाले से पहले भी कई अवसर पर केजरीवाल अपनी बात और अपने विचार से पलटी मारते रहे। उन्होंने कहा कि वे दूसरे नेताओं की तरह गाड़ी नहीं लेंगे, अपनी पुरानी वैगनार गाड़ी से चलेंगे। वैगनार कहाँ गई कोई नहीं जानता, अभी कोई लग्जरी गाड़ी आ गई है उनके पास। उन्होंने कहा हम मामूली से घर में रह लेंगे, परंतु उनके शीश महल की चर्चा पूरे भारत में है। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने अपने रहने के लिए आवास के रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस टॉयलेट बनवाया, जिस पर टाइम्स नाउ नवभारत पर एक रिपोर्ट दिखाई गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार जेब में 7 रुपए का रिनॉल्ड्स पेन टांग कर घूमने वाले केजरीवाल का टॉयलेट आम नहीं स्मार्ट टॉयलेट है। इसकी खूबियां देखिए और सोचिए कि देश में कितने आम लोगों के पास इस प्रकार का टॉयलेट होगा। जिन टॉयलेट्स में 15-15 लाख का सामान लगवा दिया गया, 4-4 लाख की स्मार्ट कमोड सीट लगी हो, सोचिए वो कैसा आलीशान टॉयलेट होगा। पहले आपको वो स्मार्ट टॉयलेट कमोड सीट दिखा देता हूं जिसकी कीमत 4 लाख रुपए से ज्यादा है। ये है वो सीट, इसमें सेंसर लगे हुए हैं और इसे चलाने के लिए बकायदा रिमोट दिया हुआ है भाई, ताकि सीट एडजस्टमेंट हो सके। ये देख रहे हैं रिमोट है। इसके अलावा सीट का टेम्परेचर, पानी की सप्लाई, टाइमिंग सब सेट होता है। पर उठाना है तो उसके लिए बटन है, खुद नहीं उठाएंगे, बटन दबाइए कवर उठेगा। सीट उठाना है उसके लिए बटन है, सीट दबाइए उठ जाएगा। अगर आपको बहुत पर्यावरण की चिंता है तो इको फ्लश है, वो कीजिएगा तो कम पानी इस्तेमाल करेगा। फुल फ्लश है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं पूरे के बिना काम नहीं होगा तो फुल फ्लश करेगा, बटन खाली दबाना है। सीट का टेम्परेचर है,
ठंड में कई लोग सोचते हैं कैसे जाएंगे, बहुत ठंडा होगा, सीट पर बैठने में दिक्कत होगी। टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर दीजिए, वैसे गर्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। स्टॉप है, फ्रंट है, रेयर है, ड्रायर लगा हुआ है। माथा पीट लेगा आदमी। क्लीन करने के लिए यूवी टेक्नोलॉजी है। पानी जो आएगा वो किस टेम्परेचर पर आएगा वो आप सेट कर सकते हैं। पानी जो आएगा वो मसाज करेगा, स्पाइरल मसाज करेगा, कैसा प्रेशर होगा भाई साहब। कान से धुआं फेंक दिया गया, ऐसा भी चीज होता है। आतिशी को सीएम पद मिलने से ज्यादा तो यह शीश महल मिलने का इंतजार होगा। टॉयलेट के अतिरिक्त पूरे घर पर किचन से लेकर हर कोने पर जबरदस्त खर्च किए गए हैं। इस पर खूब सारी रिपोर्ट आ चुकी हैं। मित्रों, आपको पता है केजरीवाल अपने घर पर करोड़ों रुपए कब खर्च कर रहे थे? जब देश में लोग कोरोना का प्रकोप झेल रहे थे, कोरोना की वजह से मर रहे थे। मतलब सोचिए, एक तरफ लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अपने लिए करोड़ों की लागत वाले खास इंतजाम करवाने पर लगे हुए थे। इसमें धूर्तता यह है मित्रों कि केजरीवाल ने जानबूझकर यह समय चुना था ताकि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर चुपके से घर पर करोड़ों खर्च किए जाने की बात मीडिया में नहीं आ सकेगी। कुछ एक मीडिया घरानों ने इस पर स्टोरी की, बाकी लाइव स्ट्रीमिंग वाले थे। इसके बाद मोहल्ला क्लिनिक की पोल खुली। एलजी वीके सक्सेना ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े के आरोपों की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए। इसके बाद मनीष सिसोदिया को ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। ब्रह्मांड के सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री दारू घोटाले में जेल चले गए। आतिशी जी शिक्षा मंत्री बने और इसी साल जुलाई महीने की एक रिपोर्ट में इस शिक्षा मॉडल की भी कलई खुल गई। अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की हालत ऐसी कि कक्षा 9वीं के 17,308 बच्चे दूसरी बार फेल हो गए। ऐसा नहीं है कि बच्चों में कमी नहीं रही होगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में। इन्होंने मुफ्त बिजली का वादा करके बिजली काट दी, मुफ्त पानी का वादा किया तो पानी गायब हो गया। दिल्ली वाले पानी को तरसते रहे और आम आदमी पार्टी के लोग दूसरों पर आरोप लगाते रहे। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हो गए, उसमें भी इनके पार्टी के नेता का नाम आया। और भी लोग थे, लेकिन ताहिर हुसैन नाम का इनका नेता छतों पर हथियार जमा करके हिंदुओं पर हमले कर रहा था। दंगे में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था, जेल में है। आम आदमी पार्टी का एक अन्य नेता अमानतुल्लाह खान भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। अभी मैं शराब घोटाले की बात नहीं कर रहा, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। अब आप सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसने जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए, उन्हें पूरा करने में असफल रहे। पार्टी के मुखिया पर शराब घोटाले का आरोप लगा, जेल गए, कई बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। वो आज आरएसएस और बीजेपी से किस मुंह से सवाल कर रहे हैं? मित्रों, शुरू से लेकर अब तक केजरीवाल अपने किसी भी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर सके हैं। हाँ, दूसरों पर आरोप लगाने के मामले में, विशेषकर मोदी जी पर, उनको फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं। उनको दूसरों की पूरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए, लेकिन उन पर कोई इल्ज़ाम न लगाए, कोई सवाल न उठाए। अब उनके 5 सवालों पर आते हैं जो उन्होंने आरएसएस से पूछे हैं। केजरीवाल का पहला सवाल है कि मोदी जी जिस तरह देश भर में लालच देकर या ईडी सीबीआई को डर दिखाकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आप नहीं मानते ये देश के जनतंत्र के लिए हानिकारक है? ऐसा उन्होंने आरएसएस से पूछा है। मैंने अभी यही कहा था ना कि आरोप लगाने में इनको पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। हमारे देश के लोकतंत्र में दल बदल की नीति को स्थान दिया गया है। यदि नेता आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कहाँ गड़बड़ी है। सबसे अधिक कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए। ज़्यादातर मुस्लिम तुष्टीकरण और देश को लेकर हाईकमान के रुख के कारण पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी का दामन थाम लिए। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस में अनकंफर्ट फील कर रहे थे, अब खुलकर शासन चला रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदबुद्धि साथी को डिफेंड कर करके थक चुके थे। अभी चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी सीएम के रहते हुए भी आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है। झारखंड में उनको उसकी चिंता थी, इसलिए पाला बदल लिया, झामुमो छोड़ करके भाजपा में आ गए। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। ईडी सीबीआई का भय तो उसी को लगेगा ना जिसने कुछ गलत किया होगा, चाहे इस तरफ वाला हो चाहे उस तरफ वाला हो। लोकतंत्र के लिए क्या सही नहीं है पता है केजरीवाल जी? एक सिटिंग सीएम जो कल तक स्वयं को कट्टर ईमानदार कहता फिरता था, उस पर दारू घोटाले के मुख्य आरोपितों में से एक होने का आरोप लगाया जाता है। न केवल आरोप लगाया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह सीएम रहते हुए जेल चला जाता है। यानी एक सीएम का भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले जाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है। इसलिए सीएम जेल जाने से पहले त्यागपत्र देते हैं और बेगुनाह साबित होने तक पद ग्रहण नहीं करते। पर आपने थेथराई की हदें पार कर दी। अब जब चारों तरफ से थू थू होने लगी, तब जाकर त्यागपत्र दिया। जवाब देने के बदले सवाल पूछ रहे हैं, इसी को धूर्तता कहते हैं। कह रहे हैं भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करा लिया गया, लेकिन सबसे अधिक भ्रष्टाचारी तो आपके नेता हैं।
कुछ जमानत पर हैं, कुछ जेल में हैं, उस पर क्या कहेंगे? आप तो राजनीति बदलने निकले थे देश की। आपने कल्पना की थी कि दारू घोटाले में आपका शीर्ष नेतृत्व जेल की हवा खाएगा? जवाब देने के बदले सवाल पूछ रहे हैं, इसी को धूर्तता कहते हैं। इनका तीसरा सवाल बहुत मजेदार है। कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब न करने के लिए कहा? केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन के कोख से पैदा हुई थी। अन्ना तो कई बार कह चुके हैं कि वे आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। मुझे तो नहीं याद कि आंदोलन के बाद जब आप सीएम हो गए उसके बाद कभी अन्ना से मिलने भी गए होंगे। आपके लोकपाल का क्या हुआ जिसे लेकर आंदोलन कर रहे थे आप? जवाब देने के बदले सवाल पूछ रहे हैं, इसी को तो धूर्तता कहते हैं। केजरीवाल जेपी नड्डा के एक बयान को कोट करके कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी की मां समान है और चुनाव के समय जेपी नड्डा ने कहा कि उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा के बयान से आपको दुख नहीं हुआ? यह बात तो आप पर भी लागू होती है। अन्ना आंदोलन आपके मां समान हुआ। अन्ना ने कहा कि राजनीति में मत जाओ, आप चले गए। तो आपने कभी पता करने की कोशिश की कि इससे अन्ना को दुख हुआ कि नहीं हुआ? रही बात आरएसएस और बीजेपी की, तो ये माँ और बेटे के बीच आप क्यों घुस रहे हैं? आप अपना घर देखिए, दारू सारू का मामला चल रहा है, वहाँ आतिशी पर नज़र रखिए। अपने को बचाने के लिए आपने शराब घोटाले में आतिशी को फंसाने की कोशिश की थी। यह बात आप भूल सकते हैं, आतिशी नहीं भूल सकती। वह एक वामपंथन है, याद रखिएगा। आखिर में केजरीवाल फिर से एक मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस ने नियम बनाया है कि 75 वर्ष का होने पर किसी भी व्यक्ति को रिटायर होना पड़ेगा और उनकी आपत्ति इस बात से है कि मोदी और शाह चीटिंग कर रहे हैं। कह रहे हैं 75 वर्ष वाला नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। अब यह एक पार्टी की अंदरूनी चीज़ों में मुंह घुसेड़ रहे हैं। अरे भाई, वो आरएसएस और भाजपा तय कर लेगी कि कब उसे 75 का फॉर्मूला लगाना है, कब 52 का। तुम क्यों उछल रहे हो? मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि भाजपा या आरएसएस ने कभी भी 75 वर्ष की आयु सीमा तय नहीं की। वाजपेयी जी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ही पीएम उम्मीदवार थे, लेकिन वह चुनाव भाजपा हार गई। दो चुनाव कम अंतर से हारने के बाद और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए संगठन ने बदलाव का निर्णय लिया। नरेंद्र मोदी को जब पीएम उम्मीदवार बनाया गया तो वयोवृद्ध नेताओं को कैबिनेट में शामिल नहीं कराया गया, क्योंकि मोदी नहीं चाहते थे कि वरिष्ठ ही नहीं बल्कि पार्टी के संस्थापक सदस्यगण उनके लीडरशिप में काम करें, क्योंकि वो जूनियर थे। उनको यह धृष्टता लग रही थी, इसलिए उनके मार्गदर्शन में देश चलाने का निर्णय लिया गया। लेकिन ये संस्कार की बातें धूर्त लोगों को क्या समझ में आएंगी? वो तो जेल जाने से पहले अपने वृद्ध माता पिता तक को घर से घसीट कर बाहर लाते हैं और वीडियो बनाकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करते हैं। इसे धूर्तता कहते हैं। और सच बात तो यह है कि केजरीवाल आज से नहीं, अन्ना आंदोलन में शामिल होने के बाद से ही धूर्तता कर रहे हैं। उसके पहले भी करते होंगे तो पता नहीं। उनकी धूर्तता एक एक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर से प्रस्तुत हो जाएंगे किसी अन्य विषय के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।